हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हाई कोर्ट जो हमारा पार्ट 1 उसकी वीडियो आ चुकी है। नाउ दिस इज़ पार्ट 2। हाई कोर्ट पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था? क्वालिफ़िकेशंस की थी, टेन्योर किया था, देन ट्रांसफ़र कैसे होती है जजेस की वो किया था, हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस की थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में हाई कोर्ट आता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। नाउ आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो एंड आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाई कोर्ट में अब तक हमने जो जो किया वो क्या था कि हाई कोर्ट हमारे कौन से पार्ट में आता है, कौन से पार्ट में आता है? स्टेट गवर्नमेंट में आता होगा, 6 पार्ट में आता होगा, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स में आता है? 214 से लेके 232 तक। कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा हाई कोर्ट होना चाहिए? आर्टिकल 214 में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है ये हमने किया था। अच्छा, उससे भी पहले हमने किया था कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, कब पहले हाई कोर्ट बने। 3 हाई कोर्ट पहले बने थे, बॉम्बे, मद्रास, देन चेन्नई, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 में। देन 4 साल के बाद 1866 में 4th हाई कोर्ट बना इलाहाबाद में। आज की डेट में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। वो एक यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली। देन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है। अच्छा, और भी जो स्टेट्स होती हैं उसके पास कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी इसके पास कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये प्रोविजंस कब आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जब स्टेट्स बनी थी उसी समय पे बोल दिया गया था कि ये जो 14 स्टेट्स बन गई हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं तो इनके बीच में क्या हो सकता है, अब इनको कॉमन हाई कोर्ट की प्रोविजंस भी दे दी जाएंगी, यानी कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट, एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी, इनके पास एक खुद से अलग से एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ओके, सो देन हिस्ट्री के बाद हमने अपॉइंटमेंट्स की थी, क्वालिफिकेशंस की थी, देन उसके बाद टेन्योर किया था, ठीक है। सो आज उसके आगे चलते हैं, आगे आते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब ये क्या होता है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये तो हमें पता है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होगा? जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कब एक्ट करेगा? जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सीट खाली होगी, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सीट तो खाली होनी नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि उस टेम्पररी पीरियड के लिए जब तक वो सीट खाली है उस सीट को फिल करके रखे, ठीक है। नहीं तो उसके बाद तो दोबारा से अपॉइंटमेंट हो जाएगी, प्रेसिडेंट नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बट जितने समय के लिए वो वैकेंसी है, वहाँ पे सीट खाली है, तो उतने समय के लिए तो वो सीट फिल करनी पड़ेगी। तो उसको कौन फिल करेगा? वो व्यक्ति जो कि एक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह। अब कौन सा व्यक्ति एक्ट करेगा और उसको कौन अपॉइंट करेगा, तो उसको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो एब्सेंट है, काफ़ी समय से नहीं आ रहे, या फिर उनकी सीट वेकेंट हो चुकी है, खाली हो चुकी है, किसी भी कारण से हो सकती है, डेथ के कारण, ट्रांसफ़र के कारण, प्रमोशन के कारण, किसी भी कारण उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो सकती है। या फिर हो सकता है वो अपना काम करने में इनकेपेबल हो, ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म ही ना कर पा रहे हों, तो इनको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन केस अगर आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो एब्सेंट है, वेकेंट है या इनकेपेबल है, तो इन कारणों की वजह से अगर उनकी सीट खाली हो रही है तो इनकी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए टेम्पररी पीरियड के लिए भी। तो उतने समय के लिए उस सीट पर कौन आके बैठेगा? तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी अदर जज, किसी भी और जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ, कब करेंगे? इन केस ऑफ अबव प्रोविजंस। यानी कहने का मतलब क्या है
कि अगर आपके हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, वो एब्सेंट रहते हैं, वेकेंट रहते हैं, तो इनकेपेबल रहते हैं इन फ्यूचर, तो प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि आप जज हो हाई कोर्ट के, मैं आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करता हूँ। जब भी आपके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एब्सेंट होंगे या इन कारणों की वजह से उनकी सीट खाली होगी, तो आप क्या करोगे, टेम्पररी पीरियड के लिए एज एक्ट करोगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह। तो ये कितने समय के लिए होता है, फॉर टेम्पररी पीरियड। ठीक है, तो समझ आ गया, आपको पता लग गया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है, कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जब अपनी सीट पर नहीं है तो उनकी तरह एक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किन में से अपॉइंट करता है, बाकी के हाई कोर्ट के बचे हुए जजेस में से अपॉइंट करता है। और कब उसको एक्ट करना होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह, जब वो अपनी सीट पर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे एडिशनल जजेस। एडिशनल जजेस, अब देखिए एडिशनल जजेस का मतलब क्या होता है, मोर जजेस, जितने हैं आपके पास उसमें उतने से काम नहीं चल रहा, कुछ और चाहिए, वही होते हैं एडिशनल जजेस। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है, उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जितने जजेस उनके पास हैं वो सफिशिएंट नहीं है उस काम को पूरा करने में, उनको कुछ और जजेस चाहिए, कुछ एडिशनल जजेस चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर लेंगे एज एन एडिशनल जज। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में अपॉइंट, ध्यान से देखना एक एक वर्ड को, प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। सही नहीं लग रही बात? हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर है, किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट चाहे और हाई कोर्ट के जज बना देंगे, ये तो सही नहीं है। वो व्यक्ति एटलीस्ट उतना तो क्वालिफाइड हो कि वो वहां पे बैठने लायक हो। ठीक है, अरे क्वालिफिकेशंस थी हाई कोर्ट के जज की, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, देन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, या फिर कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति उतना ज़्यादा क्वालिफाइड है तभी वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, आप किसी को भी उठाकर हाई कोर्ट का जज नहीं बना सकते। तो ठीक है, प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट हु इज ड्यूली क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, हु इज duly qualified to be judge of high court, who is duly qualified to be judge of high court। यानी आप प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को एडिशनल जज हाई कोर्ट का अपॉइंट करेंगे जो व्यक्ति एटलीस्ट उतना तो क्वालिफाइड है कि वो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो तो बाकी जजेस से मिलती हो। तो ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे उस व्यक्ति को एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट, जो व्यक्ति क्वालिफाइड हो, ड्यूली क्वालिफाइड हो, किसके लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा वो एडिशनल जज, कब आप अपॉइंट कर रहे हो, जब आपके हाई कोर्ट का काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो कितने समय तक बड़ा रहेगा, कोई टेम्परेरी पीरियड के लिए ही आपका काम ज़्यादा होगा, कभी तो वो काम जो है कम होगा। तो आपको अब उतने सारे जजेस तो चाहिए नहीं है, आपने तो इनको इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आपसे वो हो नहीं पा रहा था, आपको एडिशनल जजेस की ज़रूरत थी, तो प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट करके दे दिया। ठीक है, अब जब आपका काम हो जाएगा तब तो आप उनको छोड़ दोगे ना, तो आप उसको कितने समय के लिए अपॉइंट कर रहे हो, फॉर टेम्पररी पीरियड। कितने समय के लिए, टेम्पररी पीरियड, कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, टेम्पररी पीरियड। ठीक है, टेम्पररी पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा मैम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। यानी अगर आप किसी एडिशनल जज को अपॉइंट भी कर रहे हो
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए आपका काम करके देगा। 2 साल के बाद आप उसको छोड़ दोगे, वो हाई कोर्ट का एडिशनल जज नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अगर आपके हाई कोर्ट का काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है और आपसे नहीं हो पा रहा, तो प्रेसिडेंट आपके लिए क्या करेगा, किसी व्यक्ति को एडिशनल जज अपॉइंट कर देगा टेम्पररी पीरियड के लिए। ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो कि ड्यूली क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, और कितने समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट कर देगा। और वो समय ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स हो सकता है, 2 साल हो सकता है। 2 ईयर्स से ज़्यादा आप किसी भी व्यक्ति को एडिशनल जज अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ पे भी एक बार लिख लीजिए, ड्यू टू इंक्रीज इन बिजनेस। ड्यू टू इंक्रीज इन बिजनेस, वो बिजनेस बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, आप इनको अपॉइंट करते हो। ठीक है, ओके, आगे देखिए। यहाँ तक था एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट आते हैं एक्टिंग जजेस। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, एक्टिंग जजेस में और एडिशनल जजेस में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एडिशनल जजेस है आप तब अपॉइंट कर रहे हो जितने जजेस आपके पास हैं उनसे काम नहीं, मतलब कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काम ज़्यादा हो गया और जजेस कम थे, तो आपको एडिशनल जजेस चाहिए थे। प्रेसिडेंट आपको एडिशनल जजेस थोड़े समय के लिए लाकर दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है एक्टिंग जजेस की। अब एक्टिंग जजेस क्या होते हैं कि जब आपके जज की पोस्ट खाली हुई पड़ी है और उस पोस्ट को फिल करना है आपको टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक कि नया जज नहीं आ जाता, उसको बोला जाता है एक्टिंग जज। ठीक है, आई रिपीट कि अगर आपके काम है जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करोगे, कुछ जजेस को आपको एडिशनल जजेस चाहिए तो वो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करके दे देगा टेम्पररी पीरियड के लिए। अब अगर आपके जो एग्जिस्टिंग जजेस है और उनकी जो सीट है वो खाली हुई पड़ी है और आपको वो सीट फिल करनी है टेम्पररी समय के लिए, जब तक नया जज नहीं आ पा रहा, तो उसको बोला जाता है एक्टिंग जज। तो एक्टिंग जज भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को। अब क्या किसी भी पर्सन को जज लगा देंगे, नहीं। Who is duly qualified to be judge of high court? Who is duly qualified to be judge of high court? तो किसी ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे, वो अपॉइंट कर लेंगे एज एन एक्टिंग जज। कब, एज एन एक्टिंग जज अपॉइंट कर लेंगे। और कब करेंगे, इन केस ऑफ आपका जज एब्सेंट है, एब्सेंसी, आपके जज की सीट वेकेंट है, वैकेंसी, आपका जज अपने काम को करने में सक्षम नहीं है, इनकेपेबल है, तो इनकैपेसिटी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर आपके हाई कोर्ट का जज एब्सेंट है, इनकेपेबल है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह पे क्या होगा, एक्टिंग जज जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कितने समय के लिए, फिर से टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक कि दूसरे जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। तो कितने समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा रिटायर्ड जज। अब अगर हाई कोर्ट को ज़रूरत पड़े तो उनके जजेस जो रिटायर हो चुके हैं वो उनको भी दोबारा वापस बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, और वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए। तो उन्हें बोला जाता है रिटायर्ड जज। ये कुछ जजेस होते हैं हाई कोर्ट में। तो रिटायर्ड जज होता है कि अगर ऐसा लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कि हमें इस समय ज़रूरत है किसी ऐसे जज की जो रिटायर हो चुका है, ठीक है, हमारा कोई ऐसा केस आ गया, ठीक है, या फिर काम बहुत ज़्यादा है, तो उस समय जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है, जो जज उसके रिटायर हो चुके हैं उसी हाई कोर्ट के जज या किसी भी और हाई कोर्ट के जज जो रिटायर हो चुके हैं
अब ऑब्वियसली वो रिटायर इसलिए हुए हैं क्योंकि वो पहले जज थे, और जज इसलिए थे क्योंकि वो क्वालिफाइड थे जज बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि उस हाई कोर्ट के जज हों या किसी और हाई कोर्ट के जज हों जो रिटायर हो चुके हों, तो हाई कोर्ट उसको दोबारा से बुला सकता है अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छे से देखना है आपको कि रिटायर्ड जज को अपॉइंट कौन करता है। एडिशनल जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। बट रिटायर्ड जज को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ, सबसे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे सबसे पहले वो परमिशन लेंगे किसकी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। एंड द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, और वो जज की जिनको अपॉइंट करना है। तो कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सबसे पहले परमिशन लेंगे प्रेसिडेंट की, क्या मैं उस जज को दोबारा से बुला लूं यहाँ पे? फिर उस पर्सन को जिसको बुलाना है, क्या आप यहाँ पे आ सकते हो हमारे पास? तो जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के करेंगे तो वो अपॉइंट, बट पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? प्रेसिडेंट का, और वो पर्सन का जिसको उन्होंने अपॉइंट करना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पर्सन टू बी अपॉइंटेड मे अपॉइंट किसको? अब कौन से रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं? मे अपॉइंट रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को दोबारा बुला सकते हैं, और एनी अदर हाई कोर्ट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी के अंदर कोई भी और जो हाई कोर्ट होगा उसके जज को अपॉइंट किया जा सकता है। कितने समय के लिए? फॉर टेम्पररी पीरियड। क्या मैम कोई मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है? तो नहीं, मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पर्सन टू बी अपॉइंटेड मे अपॉइंट द रिटायर्ड जज ऑफ उसी हाई कोर्ट का या और किसी हाई कोर्ट का विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द टेम्पररी पीरियड एज द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, एज द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन अपॉइंट करेगा यहाँ पे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं हर बार ये बोलती हूँ कि जो चीज़ पॉलिटी में एक्सेप्शन आ गई, एग्जामिनर आपको वहीं पे आपको क्या करता है? वो उलझाने की कोशिश करता है। होता कुछ नहीं है, होता सब बहुत सिंपल है, बट वो क्या करता है कि जहाँ पे एक्सेप्शन आ गई वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। अब देखिए हमने किया एडिशनल जज, एक्टिंग जज, ठीक है। तो इनको कौन अपॉइंट कर रहा था? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इनको कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे देखिए रिटायर्ड जज है, इनको कौन अपॉइंट कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहीं पे एक्सेप्शन आ गई, यहीं पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं ना, यहाँ ये आपको माइंड खोल के करनी होती हैं, और ऐसी चीज़ों पर हमेशा क्या किया करो, या तो हाईलाइट कर लिया करो इनको, या फिर इनको मार्क कर लिया करो एक्सेप्शंस को, कि ये आपके माइंड में रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। ओके, नाउ इसके साथ ये जजेस जो हैं ये तो कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सो नेक्स्ट करते हैं पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। पावर्स, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की हमने पावर्स की थी, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, उसी प्रकार से अब हम किसका करेंगे? हाई कोर्ट का करेंगे। ऑलमोस्ट ये दोनों रिलेटेबल से ही होते हैं, कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, और इतना हमें एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में हमें इतना पूछा भी नहीं जाता। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें जो सब्जेक्टिव होते हैं वहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में इतना पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन की जो बात है वो नहीं आती, ठीक है। जो हम इससे पहले फैक्ट करते हैं, टेन्योर, क्वालिफिकेशंस, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से भी पूछा जाता है। सो देखिए यहाँ पे पहली आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन।
अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? ओरिजिनल पावर का मतलब या ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि ये ऐसे कुछ इसमें केसेस आते हैं जिसकी बदौलत आप सीधा ही हाई कोर्ट जा सकते हो, आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोलूँ, देखिए आपके पास अगर कोई केस है तो आप पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाओगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, वहाँ से आपको सज़ा मिल गई, आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, तब आप हाई कोर्ट में जाके अपील करोगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई सिविल केस था और आपको सज़ा मिल गई मुंसिफ के कोर्ट से, आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हुई, आप और ऊपर चले गए सबॉर्डिनेट कोर्ट में, आपको वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, आप कहाँ चले गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो आपने कहाँ पे अपील किया? हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब आप सीधा हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे, आपको अपील करनी पड़ रही है, आपको लेवल्स क्रॉस करनी पड़ रही है, तो वो इसका मतलब हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो होती है जिसकी बदौलत आप सीधा ही हाई कोर्ट जा सकते हो, यानी ऐसे कुछ केसेस जिसकी वजह से आप सीधा हाई कोर्ट जाओ, आपको अलग अलग लेवल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यही किया था कि आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कुछ ऐसे मैटर्स जिसमें आपको सीधा आप हाई कोर्ट जाओ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ फेडरल यूनिट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए, दो स्टेट्स का डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट का सेंटर के साथ डिस्प्यूट हो जाए, या फिर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, तो आप सीधा हाई कोर्ट जाते हो, आपको अलग अलग लेवल्स क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन से ऐसे केसेस आते हैं जिसको लेकर आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, आपको बाकी लेवल्स क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन से ऐसे केसेस हैं? तो कुछ ऐसे केसेस हम देखते हैं। सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो आप सीधा क्या करते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 226। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपके मान लीजिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सीधा हाई कोर्ट जाइए आर्टिकल 226 के अंडर, या आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, ये हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने कोई ऐसा केस है जिसकी वजह से कोर्ट का डिसओबीडियंस हुआ है, कोर्ट का स्टेटस लोअर करने की कोशिश की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा इंटेंशनली कोर्ट के स्टेटस को लो करने की, डिग्रेड करने की कोशिश की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा जो कोर्ट है उसको डिसओबे किया गया है इंटेंशनली, तो कोर्ट क्या करेगा? उसके ऊपर केस करेगा और उसको बोला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है और हाई कोर्ट जो है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर रखता है। अगर आप कुछ गलत बोलोगे कोर्ट के अगेंस्ट अननेसेसरी, तो कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट सीधा सीधा मैटर हाई कोर्ट के पास जा सकता है और आपके ऊपर केस हो सकता है। दूसरी बात, मैटर रिलेटिंग टू डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट आता है तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, देखिए अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो आप सीधा कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। जिसने भी सुप्रीम कोर्ट की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले जाके उसको देखिए, ये बहुत रिलेटेड है आपस में। ठीक है, अगर उसको देखोगे तभी ये अच्छे से समझ आएगा। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता था तो आप कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। तो उसी तरह से अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो आप सीधा सीधा कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है कोई ऐसे मैटर, रेवेन्यू मैटर्स, यानी कुछ मैटर्स जो रेवेन्यू को लेकर होते हैं कि कितना रेवेन्यू स्टेट को मिलना चाहिए, कितना कौन सी स्टेट को मिलना चाहिए, तो उस रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है तो वो जो केस है वो भी सीधा कहाँ पे जा सकता है? हाई कोर्ट में जा सकता है। उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की
ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा हाई कोर्ट में अपना केस लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि जो भी केसेस होते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट, कोई मान लीजिए उसने कोई केस सॉल्व कर रहा है और उसमें अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये सीधा केस हाई कोर्ट के पास आना चाहिए तो वो केस भी हाई कोर्ट के पास आ सकता है, तो वो भी उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो ये तो होता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, फंडामेंटल राइट वायलेट हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, या डिस्प्यूट हुए इलेक्शन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या फिर रेवेन्यू के मैटर, तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये तो थी हमारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके बाद सेकेंड आती है हमारी रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन भी वही हो गई, हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप उस केस को लेकर, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। सपोज मान लीजिए आपकी कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई, सपोज मान लीजिए आपको कहीं पे किसी होटल में एंट्री नहीं दी, ठीक है, किसी होटल में आपकी एंट्री नहीं हुई क्योंकि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो गई, किसके बेस पर, कास्ट के बेस पर, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया, ठीक है। आर्टिकल 15 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट एंड सो ऑन, जेंडर एंड सो ऑन। तो आपका कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपका आर्टिकल 15 यहाँ पे वायलेट हो गया, आपको होटल वाले ने एंट्री नहीं दी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो यानी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, आप सीधा हाई कोर्ट जाओगे आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब आप सीधा हाई कोर्ट जा रहे हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो दोनों की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ गई है। आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधा जा रहे हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुई और ये हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुई कि आप सीधा अपना केस लेके वहाँ पर जा रहे हो। बट क्या ये एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो, कहीं और नहीं जा सकते? क्या आप सिर्फ हाई कोर्ट ही जा सकते हो, कहीं और नहीं जा सकते? नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव नहीं है, आपके पास ऑप्शंस दो हैं, एक नहीं। तो आप ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, आप जा सीधा सीधा सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बट सिर्फ हाई कोर्ट या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है ये क्या होती है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की, ठीक है। ये कब होती है? जब आपके फंडामेंटल राइट्स की क्या हुई हो, इन्फ्रिंजमेंट हुई हो, उनकी वायलेशन हुई हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो आप गए हाई कोर्ट के पास। अच्छा, अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई तो आपके पास दो ऑप्शंस है, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके लीगल राइट की वायलेशन हुई तो आप हाई कोर्ट ही जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी आपके लिए रिट्स इशू करके देगा हाई कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट या लीगल राइट की वायलेशन हुई है। बट सुप्रीम कोर्ट आपके जो रिट्स है वो इशू तभी करेगा अगर आपकी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है। तो फंडामेंटल राइट के सिर्फ केसेस देखता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट के केसेस भी देखता है। तो इसका मतलब जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपके लिए रिट्स इशू करेगा। अगर आपके लीगल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट हुई या वायलेशन हुई तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपके लिए रिट्स इशू करके देगा। इसका मतलब हाई कोर्ट रिट इशू कर रहा है फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर भी और लीगल राइट की वायलेशन पर भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता था सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर। तो इसका मतलब जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर होती है देन सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये रिट इशू करता है आपके लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर भी, ठीक है।
तो ये आता है इसका रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब मान लीजिए आप हाई कोर्ट के पास गए, आपने बोला कि मुझे होटल में एंट्री नहीं दी सर, मेरे 15 की जो है वायलेशन हुई है। तो आगे जो हाई कोर्ट है उसके पास वो 5 तरह की रिट्स को इशू कर देता है। ये रिट्स हमने बड़े ही डिटेल में सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में किया था। आई रिपीट, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। तो उसमें हमने क्या क्या किया था, 5 तरह की रिट्स होती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी प्राइवेट ऑफिसर ने ऐसे ही इलीगल तरीके से किसी को डिटेन कर लिया है आपके फ्रेंड को, तो आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि आपने हैबियस कॉर्पस कि आपके फ्रेंड को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया और पता भी नहीं है कि आपका फ्रेंड कहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पुलिस ऑफिसर को कौन सी रिट इशू करेगा, हैबियस कॉर्पस की, कि वो जो व्यक्ति है जो उसका फ्रेंड है वो उसको कोर्ट में पेश किया जाए और देखा जाए कि जो उसकी डिटेंशन है वो लीगल है या इलीगल, कि आपने लीगल तरीके से उसको अरेस्ट किया है या इलीगल तरीके से। तो वो होती है हैबियस कॉर्पस। दूसरी होती थी, हमने की थी मैंडेमस, वो था वी कमांड, कि जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि आप अपना काम, अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को भी बोल सकता है। थर्ड आती थी जो प्रोहिबिशन, वो जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप ये काम मत कीजिए, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ये नहीं आता। यानी मैंडेमस में वो क्या करता है, उसको काम करने के लिए बोलता है, और प्रोहिबिशन का मतलब है उसको काम करने से रोकता है। फोर्थ आता है सर्टियोरारी, इसका मतलब होता है सर्टिफाई। ये प्रोहिबिशन की तरह ही होता है, इसमें भी जो हाई कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोलेगा कि आप इस काम को मत कीजिए, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, लाओ मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रिवेंट भी कर रहा है उसको काम करने से और उसका क्योर भी बता रहा है कि मैं कर देता हूँ। तो जो प्रोहिबिशन थी ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव थी, काम करने से रोक रही थी। बट जो सर्टियोरारी है ये प्रोहिबिशन के साथ साथ क्या है, क्यूरेटिव भी है, क्योर भी बता रही है कि हम कर देते हैं उस काम को। और जो फिफ्थ थी वो थी क्यो वारंटो, कोई भी ऐसी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है या फिर स्टैचुरी बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके अगेंस्ट ये रिट इशू किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर बैठे हो, क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास, क्यों, किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हो। तो ऐसी जो रिट्स हैं ये इशू की जा सकती हैं, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। कब, जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, इसके साथ थर्ड होती है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, अपील्स वाली। तो अपील के ऊपर तो हमारी सारी जुडिशरी चलती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, हर एक लेवल पे अलग अलग कोर्ट है। सेंटर के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आगे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अलग अलग लेवल पे है। तो एक कोर्ट में सज़ा मिली, ऊपर अपील कर दी, उधर मिली और ऊपर कर दी, उधर मिली हाई कोर्ट में कर दी, उधर सज़ा मिली सुप्रीम कोर्ट में कर दी। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन अब हाई कोर्ट के पास भी है। मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट में ने कोई सज़ा दी, तो उसकी अपील्स कहाँ पे जाएंगी, पहले तो हाई कोर्ट के पास ही जाएंगी। तो ये अपील्स कौन से मैटर में सुन सकता है, अपील्स इन सिविल मैटर्स, ठीक है। मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई सिविल मैटर में किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। दूसरी हो सकती है अपील्स इन क्रिमिनल मैटर, तो किसी व्यक्ति को क्रिमिनल मैटर में सज़ा दे दी तो वो जाके अपील कहाँ पे कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको सज़ा दे दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो यानी कि उम्र कैद, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले हाई कोर्ट में जाके अपील करेगा, ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर, इन सब की जो अपील्स है वो कहाँ पे जाती हैं, हाई कोर्ट में चली जाती हैं, जो कि पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इसको सज़ा दी होती है। जो स्पेशल लीव है वो इसमें नहीं होती। तो ये था एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है ये था नंबर 3, नंबर 4 आता है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन।
अब सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? सुपरवाइज करना। हाई कोर्ट किसको सुपरवाइज करेगा? जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करने का काम भी किसका होता है? हाई कोर्ट का। यानी उनसे वो क्या कर सकता है? रिटर्न्स मांग सकता है कि आपने कितना कितना काम किया उसके बारे में मुझे डिटेल्स दे दीजिए। रिटर्न्स मांग सकता है, रूल्स बता सकता है या प्रोसीजर बता सकता है जिस तरीके से वो अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। रूल्स बता सकता है, प्रोसीजर बता सकता है कि आप कैसे कैसे अपना काम कीजिए। ठीक है, देन उसके साथ साथ कोई रिटर्न्स हो गए या रूल्स हो गए या प्रोसीजर हो गए, तो इस तरीके से ये क्या करता है? अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है कि आप किस तरीके से काम कीजिए। ठीक है, या ऐसे बता सकता है फॉर्म्स इन विच ऑर्डर्स हो गए या जो भी उन्होंने अपना फैसला दिया है, जो डिसीजन दिया है, वो कैसे अपना कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो वो जो बातें हैं वो सब भी सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करने का काम। नेक्स्ट आती है इसकी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बाद फिफ्थ आती है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नीचे काम कर रहे हैं, लोक अदालत काम कर रही हैं, तो उनको हाई कोर्ट किस प्रकार से कंट्रोल करता है? ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करता है? अब जो भी फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया तो वो फैसला बाइंडिंग होगा बाकी सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो इसका मतलब इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वो सभी कोर्ट्स जो उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। सपोज पंजाब स्टेट की बात करते हैं, तो पंजाब स्टेट में जितने भी कोर्ट्स पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आएंगे तो वो सभी कोर्ट्स के ऊपर वो फैसला बाइंडिंग होगा जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिया होगा। ठीक है, तो उसका जो लॉ होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सपोज अब जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके अगर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी हो तो कौन करता है? गवर्नर करेगा। किससे कंसल्ट करने के बाद? हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद। यानी चाहे तो अपॉइंटमेंट करनी हो, चाहे उनके जजेस की पोस्टिंग करनी हो, या फिर उनके जजेस की प्रमोशन करनी हो। ठीक है, तो कौन करते? किसकी? ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर सबऑर्डिनेट जजेस। तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जजेस या सबऑर्डिनेट जजेस की प्रमोशन करनी हो, पोस्टिंग करनी हो, अपॉइंटमेंट करनी हो तो कौन करता है? बाय गवर्नर। किससे कंसल्ट करने के बाद? आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। यानी हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रोल आता है उनकी अपॉइंटमेंट में, उनकी प्रमोशन में और उनकी पोस्टिंग में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है इट कैन विड्रॉ केस पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सो कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई ऐसा केस है जो कि पेंडिंग पड़ा है बड़े ही लंबे समय से, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? बड़े लंबे समय से, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई केस है जो कि पेंडिंग पड़ा है सबऑर्डिनेट कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको नहीं, उसके ऊपर कोई जजमेंट दे रहा, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उस केस को विड्रॉ कर सकता है और उस केस को सीधा हाई कोर्ट में लेके आ सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि जो हाई कोर्ट है उसकी बहुत सारी पावर्स होती हैं किसके ऊपर? जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट की चाहे अपॉइंटमेंट करनी हो, चाहे प्रमोशन करनी हो, उसमें भी उसका रोल है। ठीक है, जो उसने फैसला दे दिया वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर लागू होगा। ठीक है, देन दूसरी बात क्या होती है कि अगर उधर कोई केस पेंडिंग है तो उस केस को भी सीधा हाई कोर्ट में लेकर आया
जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हमने किया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, यानी जो भी उसने जजमेंट्स दिए हैं, जुरिस्डिक्शंस जो होती हैं, वो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, किसके लिए, इन फ्यूचर अगर उसकी ज़रूरत पड़े। तो उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी उनके फैसले होते हैं, उनके डिसीजंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उसकी हेल्प हमें अगर चाहिए हो तो हमें वो हमारे पास प्रेजेंट हो। दूसरी बात ये क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम इसी में करते हैं कि अगर कोई पर्सन विलफुली इंटेंशनली कोर्ट को डिसओबे करता है या कोर्ट के स्टेटस को लोअर करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ न्यूज़ में भी था लास्ट टाइम। तो ये जो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास थी तो किसके पास भी होती है, और हाई कोर्ट के पास भी होती है। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल को आप विलफुली इंटेंशनली डिसओबे, ठीक है, या फिर उसके स्टेटस को डिग्रेड करने की कोशिश करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है और आपके ऊपर केस भी चलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अगेन आई रिपीट, लॉ कौन बनाता है, कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर। वो जो बने हुए लॉज हैं उनको लागू, इन्फोर्स कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव। अब वो जो कानून लेजिस्लेचर ने बना दिए, एग्जीक्यूटिव ने उनको इन्फोर्स करवा दिया। जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि उन कानूनों की वजह से जो सिटीजन रह रहे हैं क्या उनके फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे। तो ये किसका काम होता है, ये होता है जुडिशरी का काम। तो इसी तरह से अगर कोई भी कानून लेजिस्लेचर बनाता है तो उसका रिव्यू किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के इन पार है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, जिसका मतलब होता है कि आपके कानूनों को जुडिशरी रिव्यू करके बताएगी कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो ये पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास थी ये हाई कोर्ट के पास भी है। एंड द थिंग इज़ कि आपका जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के जो लॉज होते हैं उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं करता, बट सेंटर के लॉज की भी जुडिशियल रिव्यू करता है। यानी जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी, लोकसभा राज्यसभा बनाएगी, तो भारत का कोई भी हाई कोर्ट है उनके लॉज को क्या करता है, उनका रिव्यू करता है। ठीक है, तो ऐसी एक प्रोविज़न थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो पहले तो इतना देखिए कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है हाई कोर्ट की, ये किसके लिए होती है, फॉर द स्टेट, फॉर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लॉज। तो केंद्र की सरकार जो भी लॉज बनाएगी उसके ऊपर भी हमारा हाई कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू। उसके साथ साथ अगर कोई स्टेट लॉ बनाएगी तो उसके ऊपर तो जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट का होगा ही होगा। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 किसने किया था, मैडम इंदिरा गांधी। ठीक है, तो मैडम इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे बोला था कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है जो रिव्यू कर देगा। हाई कोर्ट को कोई भी ज़रूरत नहीं है सेंटर के लॉज की जुडिशियल रिव्यू करने की। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पावर थी हाई कोर्ट की, इसको कर्टेल कर दिया गया था कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। बट ऑब्वियसली ये चीज़ जो भी मैडम इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे स्टेप्स लिए थे, तो आगे आने वाले जो संशोधन, जो अमेंडमेंट्स किए गए, तो उन सभी चीज़ों को दोबारा से करेक्ट किया गया था जो भी उन्होंने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए थे। तो नेक्स्ट ईयर ही 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1977, और जो हाई कोर्ट की ये पावर थी इसको क्या कर दिया गया था, रिस्टोर कर दिया गया था। यानी आज भी हमारे इंडिया में जितने भी ऑपरेशनल हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स, ये सारे के सारे
जुडिशियल रिव्यू करते हैं स्टेट के कानूनों का भी और उसके साथ साथ सेंटर के लॉज का भी, पार्लियामेंट के लॉज का भी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो हाई कोर्ट है उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है क्या वो स्टेट्स तक ही सीमित है, तो नो, जो हमारा हाई कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू सेंट्रल लॉज का भी करता है। विद दिस अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।